नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी में हम एसआई के जो एग्जाम में 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में जितने भी मतलब टोटल एग्जाम चला था, इसमें जितने भी हिंदी भाषा के सामान्य हिंदी के जितने भी उपसर्ग के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जितने भी उपसर्ग के क्वेश्चन थे वो सारे हम इसमें करेंगे। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, आप प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर उसमें रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद फिर आप वहां पर जाके सर्च करें @NS एजुकेशन, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और उसमें ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिंक भी दे दी है, तो वो लिंक से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हिंदी के लिए इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं उपसर्ग के। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि थ्योरी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसलिए आप उस दोनों वीडियोस को जरूर देखें। लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो शब्द है हमारा वो है बामुलहाजा। देखिए, बामुलहाजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बामुलहाजा शब्द में उपसर्ग है बा। और बा है जो आपका ये अरबी और फारसी भाषा का उपसर्ग है, जिसका मीनिंग होता है सहित। और अगर दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप हम यहाँ पे मतलब बात करें तो जैसे बाकायदा हो गया, बाइज्जत हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट हमारा बद। तो बद भी उपसर्ग आपका अरबी और फारसी भाषा का उपसर्ग है। और ये पूछ रहा है बद उपसर्ग किस शब्द में है? तो बद उपसर्ग है, आप जैसे बदस्तूर हो गया तो इसमें नहीं है, बदौलत में भी नहीं है, बदमाश, बदमाश में है आपका बद उपसर्ग। और यहाँ पर जो अरबी फारसी भाषा का ये शब्द है और इसका मीनिंग होता है बुरा। बुरा इसका मीनिंग होता है बुरा, मतलब नेगेटिव सेंस में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बदकिस्मत, बदनाम, ये इसके दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे। नेक्स्ट है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अलबत्ता में है उपसर्ग अल। और अल उपसर्ग जो है ये इसका जो अरबी फारसी भाषा का भी है, फारसी इसी का है मतलब। और इसका जो मीनिंग है वो होता है निश्चित। निश्चित इसका मीनिंग होता है। तो अलबत्ता में हो गया आपका अल उपसर्ग। नेक्स्ट है दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? देखिए दुर एक आपका संस्कृत भाषा का ये उपसर्ग है। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, देखिए संस्कृत, एक कमेंट आया था मेरे पास, तो उस कमेंट में पूछा था कि हिंदी भाषा के या संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में है टोटल 22 उपसर्ग। और जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के टोटल हैं 13 उपसर्ग। अरबी, फारसी, उर्दू, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल हैं 19 उपसर्ग। इसके अलावा कुछ उपसर्ग हैं, 5 या 6 उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के हैं। और बाकी कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनका संस्कृत के अव्यय की तरह, मतलब संस्कृत के अव्यय हैं वो एक्चुअली, और उनका उपसर्ग की तरह यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से 7 या 8 वो होंगे। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संस्कृत के, हिंदी के, अरबी, फारसी के, 3 में ही से पूछेगा आपसे। ठीक है ना दोस्तों? तो दुर मतलब ये संस्कृत का हो गया, और दुर मतलब होता है बुरा या कठिन। दोनों इसकी मीनिंग होते हैं, बुरा या कठिन। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे इसका, जैसे आपने वर्ड सुना होगा दुर्जन। तो दुर्जन मतलब क्या होता है? बुरा व्यक्ति। जन जो बुरा है, मतलब बुरा व्यक्ति। ऐसे ही दुर्गम, ये इसके अदर एग्जाम्पल हो। दुर्गम मतलब जहां पे आप पहुंच नहीं सकते, जहां का रास्ता नहीं आप मतलब ढूंढ सकते। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, देखिए दुरावस्था, तो दुरावस्था या दुर्दशा, तो ये दोनों ही आपके सही जवाब इसका होगा। इसी इन दोनों में ही आपका दुर है। अब यहाँ पे अगर देखें तो देखिए दुर्दशा में तो है लेकिन दुस्साहस में नहीं है, दुशाध्य में नहीं है, यहाँ पर दुर्लभ में है लेकिन दुष्प्राय में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, तो वो है आपका समालोचना। और इसमें उपसर्ग है आपके सम और आ, मतलब सम भी आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और सम मतलब होता है उत्तम, या दूसरा मीनिंग होता है इसका साथ या कंप्लीट, पूर्ण। ये 3 इसके मीनिंग होते हैं। और अगर हम आ की बात करते हैं तो आ का मतलब होता है, आ का जो मीनिंग होता है वो होता है तक या समेत। जैसे हम बोलते हैं आगमन, तो आगमन में आपका बड़ा, मतलब बड़ा जो आ है ये उपसर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दुलारा में उपसर्ग है, तो दुलारा में है उपसर्ग दू। और दू उपसर्ग है, ये आपका हिंदी भाषा का उपसर्ग है। और दू का जो मतलब होता है कम या फिर बुरा। जैसे हम बोलते हैं दुबला,
दुधारू, ये इस तरीके से इसका और दूसरे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका सम उपसर्ग, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं किस शब्द समूह में है। तो सम उपसर्ग है आपका संस्कार में और संचय में। देखिए और कोई भी यहाँ पे सु है, यहाँ पे सज्जन है, सदुगुण, स्वदेश, स्वराज, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है। देखिए बे मतलब होता है बिना, बे मीनिंग होता है इसका बिना, और ये अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है। और यहाँ पे देखिए बेरहम, बेखुदी, बेदम, बेईमान, इन दोनों में है, ये बे उपसर्ग है। और बेसहारा, बेइज्जत, इसमें भी ये है। और यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बे उपसर्ग यूज नहीं है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? बा उपसर्ग है, ठीक है ना। बाइज्जत हो गया, बाकायदा हो गया, इसमें बा उपसर्ग है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है अत्युच्च, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपसर्ग है आपका अति, और अति आपका संस्कृत भाषा का है। अति मतलब होता है आपका अधिक। जैसे अगर हम देखते हैं अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें आपका अति उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। देखिए उर्दू उपसर्ग देखिए अनुज हो गया, अभ्यागत हो गया, अपवित्र हो गया, ये तीनों आपको देखिए या तो हिंदी के होंगे या संस्कृत के होंगे। वर्ड्स इनको देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि या हिंदी के वर्ड होंगे या उसके संस्कृत के वर्ड्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो बदनाम है ये देख के समझ में आ रहा है कि ये उर्दू या फारसी का किसी का भी होगा। और इसमें बद जो है आपका, बद, इसका उपसर्ग का हम उपयोग करते हैं। और बद मतलब होता है आपका बुरा, जैसे बदनाम हो गया और बदमाश हो गया, बदकिस्मत हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये बदनाम होगा, बद आपका अरबी और फारसी भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट है अनाचरण शब्द में कौन से उपसर्ग हैं। देखिए अनाचरण में कौन से उपसर्ग हैं? अन प्लस आ, ये दो उपसर्ग हैं, अन और आ। तो अन जो है आपका ये है संस्कृत भाषा का, और आ जो है आपका ये भी आपका संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग होगा, और चरण आपका शब्द बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अन प्लस आ। और सॉरी, जो अन होगा आपका ये हिंदी भाषा का उपसर्ग होगा, अन है हिंदी भाषा का, आ जो है ये है आपका संस्कृत भाषा का। और जहां पे आ लगा होता है, आ मतलब होता है तक, या मतलब जैसे बोलते हैं आपके आगमन तक, आगमन मतलब जब तक कोई आ नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से संस्कृत भाषा का है। और अन जो होता है, अन मतलब होता है अभाव किसी चीज का। जैसे हम बोलते हैं अनवन, अनपढ़, अनपढ़ है जैसे, तो अनपढ़ में किस चीज का अभाव है? पढ़ाई का अभाव है, ठीक है। निषेध भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका प्रज्ञ में उपसर्ग है। तो प्रज्ञ में उपसर्ग है आपका प्रा, जैसा इसको देख के ही हमको पता चल रहा है, इसमें उपसर्ग है प्रा। और प्रा मतलब होता है अधिक या आगे, संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग होगा। और अगर कुछ और एग्जांपल अगर इसके हम देखें प्रा के, तो जैसे प्रख्यात हो गया, प्रबल हो गया, प्रस्थान हो गया, इन सब में प्रा उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है निस प्लस सम उपसर्ग किस शब्द में है। देखिए निरुत्साह है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, निरभिमान ये हो ही नहीं सकता, निसंकोच, तो यहाँ पे देखिए आपका निस प्लस सम, ये है आपका निसंकोच, तो इसका सही आंसर होगा निसंकोच। नेक्स्ट है सम्मुख में उपसर्ग है। तो सम्मुख में उपसर्ग होगा सम, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग होगा। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। देखिए अनाचार, तो ये बन जाएगा आपका अन प्लस आ चार, तो इसमें दो उपसर्ग हैं। ये हो गया आपका अत्याचार, तो अत्याचार में भी आपके दो उपसर्ग होंगे। अप्रत्यक्ष में भी आपके दो उपसर्ग होंगे, मतलब इसका सही आंसर होगा उक्त सभी, मतलब सब में ही आपके दो उपसर्ग होंगे। नेक्स्ट है प्रतिमूर्ति में उपसर्ग है। प्रति, देखिए प्रति हम बोलते हैं ना प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब परिस्थितियां विपरीत हो गई, तो प्रति का मतलब क्या होगा? विपरीत। तो प्रतिकूल में आपका प्रति उपसर्ग होगा। और प्रति उपसर्ग जो है इसका मतलब होता है उल्टा, या फिर सामने भी इसका एक मीनिंग होता है। और एक और मतलब होता है इसका हर एक, जैसे हम बोलते हैं ना प्रत्येक, ठीक है ना। प्रत्येक मतलब हर एक, तो इसमें आपका ये उपसर्ग होगा, और ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट है दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो देखिए जब भी अगले वर्ड के ऊपर आधी रा की मात्रा होगी तो समझ जाइए वहां पे दुह आपका उपसर्ग है। तो यहाँ पे केवल एक ही वर्ड बचता है दुलारा, तो इसका सही आंसर होगा दुलारा।
नेक्स्ट है प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो देखिए प्रतीक्षा, प्रतीक्षा शब्द में है आपका प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट है अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो देखिए अवचेतन, अव उपसर्ग इसमें है और अव उपसर्ग जो है इसका मीनिंग होता है हीन या नीच, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं अवगुण, अवगुण मतलब बुरे गुणों वाला, मतलब बुरे गुण, इसको बोलते हैं हम अवगुण। या फिर हम बोलते हैं अवनति, अवनति में भी आपका अव उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, देखिए निहित हो गया, ये नी से है, निकुंज हो गया, ये भी है, निधन ये भी है, ठीक है। निर्गुण, तो ये किससे होगा आपका निह से। नेक्स्ट है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निष्काम में है आपका निस उपसर्ग, और निस उपसर्ग भी आपका संस्कृत भाषा का है जिसका मतलब होता है रहित, ठीक है ना। काम रहित, तो उसको क्या बोलेंगे हम निष्काम। और निवारण हो गया, नियोग नहीं 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 नहीं, नहीं निस्तार हो गया, और निश्चल हो गया, निश्चित हो गया, इन सब में आपका निस है और ये संस्कृत भाषा का ही आपका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है पवित्र में उपसर्ग है, तो पवित्र में उपसर्ग होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को देख के ये चीज क्लियर होती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, ऐसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनमें कोई भी उपसर्ग यूज नहीं होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड में कोई ना कोई उपसर्ग या प्रत्यय हो। तो यहाँ पे जैसे ये शब्द है पवित्र, पवित्र अपने आप में एक पूरा कंप्लीट शब्द है, तो यहाँ पर आप में इसमें कोई उपसर्ग नहीं होगा। जैसे आपका पा हो गया, प हो गया या पवी हो गया, ये तीनों ही इसके गलत जवाब हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई उपसर्ग नहीं। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर ऐसे कोई ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कोई उपसर्ग नहीं, या फिर जैसे मान लो एक ऑप्शन ए दिया है, एक बी दिया है और सी में दिया है बोथ ए एंड बी, तो ऐसे केस में मतलब 85% तक प्रोबेबिलिटी होती है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ही होगा। तो आपको अगर जब नहीं बन रहा हो, तुक्का लगाने की बारी है, तो आप ऐसे ही वर्ड्स के ऊपर तुक्का लगाएं हमेशा, तो आपके चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे सही होने के। नेक्स्ट है स्पर्श शब्द को ब्लोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए स्पर्श, तो इसको ब्लोमार्थक बनाना है, ब्लोमार्थक बनाना है तो हम यूज करेंगे छोटे वाले आ का, और छोटा वाला जो आ होता है इसका मतलब होता है अभाव, ठीक है ना। और जैसे तो आ, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है इसका मतलब अभाव मीनिंग होता है इसका एक, या इसके अलावा निषेध, ये भी इसका एक मीनिंग होता है, अभाव या निषेध। और कुछ और वर्ड्स अगर हम देखते हैं, जैसे हो गया अथा, अथा मतलब जिसकी था नहीं ली जा सकती, ठीक है ना, अटल, तो इस तरीके से ये वर्ड आपका होगा। तो इसके आगे हम स्पर्श लगा देंगे अगर, तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीट वर्ड, और इसका स्पर्श का स्पर्श ब्लोम बन जाएगा। नेक्स्ट आपका अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अवनत में है आपका अव उपसर्ग, और अव उपसर्ग मतलब होता है हीन या नीच, और ये भी आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और जो आ ये था आपका, ये आपका हिंदी भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट है बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बर्खास्त में है आपका अरबी फारसी का उपसर्ग, और कौन सा बर उपसर्ग है यहाँ पर, बर्खास्त हो गया जैसे, या फिर आपका बर्दाश्त हो गया, ये इसका और मतलब क्या होता है, बर का मतलब होता है ऊपर, पर या फिर बाहर, ये उसके मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुमान शब्द में है उपसर्ग आपका अनु, ये होगा इसका सही जवाब अनु। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए उपकार हो गया, तो यहां से देखिए मैंने आपको जब लेक्चर्स बताए थे, दोनों लेक्चर्स में उपसर्ग के मैंने बताया था कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए कि जो उपसर्ग है वो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा के हों, हिंदी के हों, अरबी फारसी के हों, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए। जैसे ये उपसर्ग आपने कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो ये तीनों को देख के ही समझ में आ रहा है कि इनमें से कोई भी जवाब इसका नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा उपकार। और उपकार में कौन सा है आपका उप उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है निकट या फिर सदृश, निकट या सदृश। जैसे आपका उपवन हो गया, उपदेश हो गया, इन सब ये सब वर्ड्स हैं जिनमें उप आपका उपसर्ग की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट है परिभ्रमण, परिभ्रमण में उपसर्ग है आपका परि, और परि मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। जैसे आपका परिधि हो गया,
परिधि मतलब क्या हो गया, एक आपका सेंटर है, सेंटर के चारों तरफ एक सर्कल है और ये इसकी परिधि कहलाएगी, सरकमफ्रेंस आपकी परिधि हो जाएगी सेंटर के चारों तरफ, मतलब आसपास का या चारों तरफ, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और ये भी आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है और उप भी आपका संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग है। नेक्स्ट है सुगठित में कितने उपसर्ग हैं। तो सुगठित, तो गठित एक अपने आप में वर्ड है और इसके आगे लगा दिया हमने सु। सु मतलब होता है अच्छा, और ये सु जो अच्छा मतलब है, ये उपसर्ग है आपका हिंदी भाषा का उपसर्ग, हिंदी भाषा का ये उपसर्ग है और सु मतलब होता है अच्छा। और दूसरे अगर देखें हम सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल, ये सारे आपके सु के अन्य उपसर्ग होंगे। तो सुगठित में कितने उपसर्ग हैं, सिर्फ एक उपसर्ग होगा आपका सुगठित में। नेक्स्ट है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। तो ये हो गया आपका जैसे अनाशक्ति। तो अनाशक्ति में कौन कौन से उपसर्ग हैं, अन प्लस आ शक्ति, तो इसमें दो उपसर्ग हैं, अन और आ उपसर्ग हैं। अब जैसे अभियान है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो इसका सही जवाब होगा आपका अनाशक्ति। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल जो भी आपके एसआई में 4 सितंबर से लेके टोटल 15 सितंबर तक जो एग्जाम चला था 2016 में, उसके सारे क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगेगा तो फिर हिंदी के भी मैं मतलब जो क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम में उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपके लिए। और अपने दोस्तों को इन वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, आपके शेयर करने से ही हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द अपने टीम में और मेंबर्स भी जोड़ूं ताकि आपको एमपीपीएससी और एसआई से पहले पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, कई लोग मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो एएसआई का एग्जाम है उसमें मध्य प्रदेश का जीके आएगा या पूरा कंप्लीट जीके आएगा, इंडिया जीके प्लस एमपी जीके। दोस्तों देखिए ये एग्जाम है, आपके सिलेबस में सब कुछ है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए कि सर एमपी का आएगा या नहीं आएगा। एक बाय चांस था कि जो जेल प्रहरी का भी एग्जाम हुआ, उस जेल प्रहरी के एग्जाम में आपसे सिर्फ एमपी का जीके पूछा गया। ये सिर्फ बाई चांस था क्योंकि लास्ट ईयर जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसमें सब कुछ आया था, इवन वर्ल्ड जीके भी उसमें आया था। तो आप ये चीज बिल्कुल नहीं मान के चलें क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है सिर्फ एमपी का जीके आ जाए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इंडिया का और एमपी का और वर्ल्ड का भी जीके आ सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। आप पूरा कंप्लीट तैयार करके रखें, आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहें कि सिर्फ एमपी का जीके आने वाला है। हाँ एक काम कर सकते हैं आप कि जो एमपी का जीके है वो आप सबसे पहले कंप्लीट कर लें। तो एमपी का जीके सबसे पहले कंप्लीट आपको होगा, तो उसके बाद फिर आप एडिशनली ये सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एमपी का जीके पढ़ लें, एमपी का जीके पढ़ने के बाद फिर आप जो रीजनिंग वगैरह जो आनी है या जो क्वांट जो आनी है, मैथमेटिक्स जो आनी है, इंग्लिश जो आनी है, उन सबको तैयार करें। उसके बाद इंडिया का और कंप्लीट वर्ल्ड का जीके जरूर पढ़ें, तो सब कुछ आप पढ़ के जाएं। और दोस्तों ये हमारी लिंक है चैनल की, इस पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेसबुक पे पेज, ग्रुप, ये सब है हमारे, आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।